सवालों पर हम बात करेंगे और पहला सवाल आपके सामने आ चुका है जी। एक बार जितने भी बंदे जुड़े हैं सेशन को दबा के लाइक करें, दबा के शेयर भी करें और इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइए दोस्तों। ये आपके ऑफिशियल साइट पर दिए गए ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं जिनके उत्तर नहीं दिए गए हैं, तो हम आपको एक एक पेपर सॉल्व करवा रहे हैं दोस्तों। देखिए पहला सवाल, निम्न में से कौन सा जंतु उत्तक का उदाहरण नहीं है। अब आपको यह पता होना चाहिए ना जंतु उत्तक कौन से हैं। तो दोस्तों देखिए जंतु उत्तक जो है ना, ये आपको मैं बता दूं ये 4 टाइप के होते हैं। 4 कौन से हैं? पहला उपकला उत्तक, इसको एपिथीलियम बोलते हैं, एपिथीलियम। दूसरा संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तीसरा पेशी उत्तक है। चौथा तंत्रिका उत्तक है, नर्वस टिश्यू। ये 4 टाइप के होते हैं दोस्तों। अब देख लो, आप कहोगे सर तंत्रिका उत्तक मिल गया, पेशी उत्तक मिल गया, रक्त संयोजी उत्तक में आता है, फ्लोएम नहीं आएगा। फ्लोएम दोस्तों पादप उत्तक है। ये प्लांट टिश्यू है, पादप के अंदर पाया जाने वाला उत्तक है, तो ये वाला नहीं होगा जी। पादप उत्तक का एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी गुड जिसने दिया है। देखो फ्लोएम पादप में भोजन का परिवहन करता है। निम्न में से किस जीव में कई कोशिकाएं एक शरीर में एक साथ समूहित होकर उसमें अलग अलग कार्य हेतु शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है? सवाल देखो कितना पजल्ड बनाया, लेकिन दोस्तों यहां समझदार को इशारा काफी है। किस जीव में कई कोशिकाएं, अब देखो यहां से इस सवाल का हिंट मिलेगा। कई कोशिकाएं मतलब है बहुकोशिकीय। आपको सवाल सिर्फ इतना ही पूछ रहा है कि जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें बहुकोशिकीय जीव कौन सा है। अब समझने वाले के लिए काफी है, नहीं तो फिर इस सवाल में घूमते रहो कि कई में अंगों का निर्माण करती है, तो अंग वही बनाएगा ना जिसमें अनेक कोशिकाएं होती है। तो बताओ देखिए क्या होगा इसका उत्तर। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए यहां पर साफ साफ और स्पष्ट तौर पर दिख रहा है नीम का पौधा। ये बाकी तीनों एक कोशिकीय है दोस्तों, और नीम का पौधा है ना ये बहुकोशिकीय में जाएगा, ये आपके बहुकोशिकीय में जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो नीम का पौधा इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ प्रदान करता है जहां श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय हो सकता है? स्वर यंत्र, इसको हम कंठ बोलते हैं, ग्रसनी, श्वास प्रणाल या एल्वियोलाई, इसको हम वायुकोश कुप्पिका बोलते हैं। ये हिंदी मीनिंग है वायुकोश कुप्पिका, और ये दोस्तों दूसरी बार नाम आ रहा है, ये एल्वियोलाई इंग्लिश में लिखा हुआ है। सवाल कर रहा है कि कौन सा विकल्प है जो श्वसन के लिए गैसों को पृष्ठ प्रदान कर रहा है, मतलब जहां से गैसें आकर उसके अंदर ठहरेगी, फूलेगा, वापस बाहर जाएगी। तो गैसों के लिए पृष्ठ प्रदान करने का कार्य जो है वो एल्वियोलाई या वायुकोश कुप्पिका ही करती है। इन्हीं को तो दोस्तों हम श्वसन की क्रियात्मक इकाई बोलते हैं, श्वसन की क्रियात्मक इकाई बोला जाता है, मेन फंक्शनल यूनिट कहते हैं इसको, श्वसन की क्रियात्मक इकाई बोला जाता है इसको। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा पौधे अतिरिक्त जल हटाते हैं? इस सवाल को भी 2-3 तरीके से पूछता है। भाई पौधों के नीचे खड़े होने पर ठंड महसूस क्यों होती है? क्योंकि पौधे पानी को हटाते रहते हैं। भाई आपको सोचो अपने आसपास पानी छिड़केंगे तो ठंड तो रहेगी ना,
तो अतिरिक्त जल पौधे किससे हटाते? वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, प्रकाश श्रेवी श्वसन या रसारोहण? रसारोहण कहते हैं इसको। तो पौधे अतिरिक्त जल को किस प्रक्रिया के माध्यम से हटाते हैं, ये आपको बताना है जी। तो यहां पर दोस्तों सही जवाब होगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जल का वाष्प के रूप में, जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना, जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाएगी। और इसी की वजह से पेड़ पौधों के नीचे हमें ठंड महसूस होती है। चलिए अगला सवाल, निम्न में से किस जीव में हाइपी पर छोटे ब्लॉक या बीजाणु धानियां पाई जाती है और बीजाणु निर्माण के माध्यम से प्रजनन होता है? देखो कितना लंबा चौड़ा इसने लिखा है, लेकिन दोस्तों सवाल इतना ही पूछना था। सवाल इतना ही है, बीजाणु निर्माण के माध्यम से प्रजनन होता है। सवाल इतना ही है, बाकी ऊपर वाला तो आपको घुमाने के लिए दिया है कि किस जीव में हाइपी पर छोटे ब्लॉब या बीजाणु धानियां पाई जाती है और बीजाणु निर्माण के माध्यम से उसमें अलैंगिक जनन होता है। और यह सवाल पीछे मैंने करवाया है, ओरिजिनल में उल्टा पूछा था उसमें। और इसका सही जवाब जो होगा वो होगा राइजोपस। क्या होगा? राइजोपस। ये ध्यान रखना है। स्पाइरोगायरा में तो विखंडन विधि से होता है दोस्तों, ये तो होगा नहीं। ब्रायोफिलम में पत्ती वाला भाग कायिक जनन का कार्य करता है। ओके। निम्न में से कौन सा जीव मुकुलन की प्रक्रिया में प्रजनन के लिए पुनर्योजी कोशिकाओं का उपयोग करता है? अब आपको बाकी लैंग्वेज से क्या करना है? जब आपको हिंट पकड़ में आ गया सवाल का कि सवाल ये पूछ रहा है मुकुलन प्रोसेस से प्रजनन किस में होता है, सवाल इतना ही है। सवाल को समझो, लैंग्वेज को आगे क्यों पढ़ रहे हो। सवाल कह रहा है मुकुलन या बडिंग से किस जीव में लैंगिक अलैंगिक जनन होता है। तो इसमें दोस्तों मैंने आपको 2-3 नाम बताए हैं, हाइड्रा, यीस्ट और एक आ जाएगा स्पंज। ये ध्यान रखना है। तो जैसे पीछे आया था ना यीस्ट, और यहां पर मैंने मुकुलन लिखा नहीं है, ये मुकुलन विधि से होता है। तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखना है वो होगा हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर मुकुलन विधि से ध्यान रखना है जनन की प्रोसेस होती है कंप्लीट। शाबाश, वेरी गुड। एक बार सेशन को लाइक ठोको देखे जिसके अब तक सही जा रहे हैं। बस आप मेन सवाल के अंदर हिंट पकड़ो, लैंग्वेज पे पूरा मत जाओ आप। लैंग्वेज हार्ड इसलिए लगती है हम पूरे सवाल में खो जाते हैं। मछलियां किसकी सहायता से जल में घुली ऑक्सीजन का शोषण के लिए उपयोग करती है? अब इस सवाल को अगर हम हमारी नजर से देखें तो वो ये पूछना चाह रहा है कि मछलियों का श्वसन अंग कौन सा है। इतने तो आप भी समझदार, अगर थ्योरी पढ़ गए हैं तो आप समझ गए कि मछलियां पानी में घुली ऑक्सीजन को किसके माध्यम से ग्रहण कर रही है। तो सीधा सा है वो गलफड़े होंगे। गलफड़े यहां ऑप्शन में नहीं है तो उसको इंग्लिश में गिल कहते हैं। गिल को ही हम दोस्तों गलफड़े बोलते हैं। तो गलफड़ों के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से दोस्तों केंचुआ सांस लेता है। केंचुआ ये वही है जो किसान का मित्र कहलाता है। तो केंचुआ लेगा त्वचा से, जैसे मानव के अंदर होते हैं ना फेफड़े, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल, एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग दे रखा है आपको u, अंतिम वेग दे रखा है v तथा एक समान परिवर्तनशील वेग के अधीन है और एक निश्चित अवधि में इसका औसत वेग v1 कितना होगा? कितना भी बड़ा करो ना, दिक्कत कहां है? हमारे को इस सवाल में उत्तर देना है औसत वेग का। एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी va बराबर क्या आएगा बताओ? तो ये आएगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बट्टे में 2 कर दो, ये सूत्र बन जाएगा। अब ये सूत्र कहां है? ये सूत्र दोस्तों ये रहा, u प्लस वी बट्टा 2 एवरेज औसत वेग निकालने का यही सूत्र होगा। तो ध्यान रखना है, प्रारंभिक अंतिम वेग को जोड़ दो और बट्टे में 2 कर दो, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ये आपके वैसे गणित मैथमेटिक्स में भी आप पढ़ते हो ना, औसत चाल औसत वेग वही है।
अगला है, यदि कोई वस्तु अपरिवर्ती वेग के साथ एक सीधी रेखा में गतिमान है तो न्यूटन की गति के पहले नियम के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल को थोड़ा सा समझो। यदि कोई वस्तु अपरिवर्ती वेग से, अपरिवर्ती में मतलब समान वेग है, अगर कोई वस्तु समान वेग से सीधी रेखा में चल रही है, अपरिवर्ती वेग का मतलब वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो समान वेग से सीधी रेखा में जा रहे, तो न्यूटन के पहले नियम के आधार पर सत्य कथन। आप खुद सोचो, अगर कोई वस्तु समान वेग से चल रही है, इसका मतलब उस पर कोई बल नहीं लग रहा है। वस्तु को समान रूप से त्वरित होना चाहिए, वस्तु विराम अवस्था में होनी चाहिए, ये तो गलत कह रहा है वैसे भी। वस्तु पर लगने वाला कुल बल शून्य है, ये है भाई। अगर अपरिवर्ती वेग से सीधी रेखा में जा रही है तो उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, उस पर लगने वाला बल क्या है? 0 है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित विकल्पों में गलत कथन का चयन कीजिए। हमें गलत कथन बताना है, और यह कथन भी किससे दिया है? गुरुत्वाकर्षण वाले से। हम गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ते हैं ना, न्यूटन वाला, वहां से दिया है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वीय बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। भाई आप खुद देखो, F समानुपाती m1 m2 होता है, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये दो चीज हम पढ़ के आते हैं, तो द्रव्यमान पे निर्भर करता है, सही कह रहा है, ये पहला कथन तो सही है। हमें गलत उठाना है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वीय बल द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करता है, सही है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वीय बल उनकी बीच की दूरी पर निर्भर करता है, सही है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वीय बल दोनों पिंडों के माध्यम पर निर्भर करता है, ये गलत कह रहा है। माध्यम पे निर्भर नहीं कर रहा है, दूरी पर, द्रव्यमान पर, उनके गुणनफल, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये संबंध बन रहा है इन पे ही। मतलब सूत्र से ही आपको ऑप्शन बना के दे रहा है। आपके पास ये ताकत होनी चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए गुरुत्वाकर्षण के बारे में। आज आगे बढ़ते हैं। दो प्रतिरोधक हैं R1 और R2, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 10 ओम के तुल्य प्रतिरोध RS देते हैं, R1 आपको दे रखा है, तो R2 क्या होगा? मतलब एकदम लॉलीपॉप वाला सवाल है, बस समझना पड़ेगा। आपको देखो R1 दे रखा है 4 ओम, R2 आपको निकालना है, और तुल्य प्रतिरोध दे रखा है आपको कितना? 10 ओम। और किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में जुड़ा है। अब आप जानते हैं श्रेणी क्रम में RS बराबर R1 प्लस R2 होता है। श्रेणी क्रम में सीधे जोड़ते हैं। तुल्य प्रतिरोध आपको RS दिया, तो तुल्य प्रतिरोध RS बराबर दोनों प्रतिरोध का सीधा योग कर दो। RS आपको 10 दे रखा है, R1 4 दे रखा है, R2 निकालना है। देख लो सीधा सवाल पड़ा है, तो R2 बराबर क्या आ जाएगा? 10/4। इसको दो, 4 दूनी 8 और 2 बच के 2.5 ओम। 2.5 ओम फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा। सीधा उत्तर पड़ा है, बस सवाल जैसे कह रहा है वैसा लिखो तो सही। हार्ड क्यों बनेगा? R1 दिया है, R2 पूछा है, और तुल्य प्रतिरोध दिया है। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध में दोनों सीधा जोड़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन विसरण दर का सही वर्णन करता है? विसरण का मतलब फैलना। विसरण का मतलब क्या होता है दोस्तों? फैलना। अब ये कह रहा है ठोस द्रवों के समान दर से विसरित होते, गलत। ये गलत है, ये तो नहीं है। ठोस और द्रव सेम प्रसारित थोड़ी होते हैं, नहीं होते। ठोस द्रवों से अधिक दर से नहीं, ठोस द्रवों से अधिक दर से नहीं होते हैं। ठोस द्रवों से धीमी दर से विसरित होते, ठोस विसरित नहीं होते, ये तो गलत कह रहा है। ठोस द्रवों से धीमी दर से विकसित होते, ये ध्यान रखना है। ठोस द्रवों से अधिक दर से विसरित होते हैं, ये गलत कह रहा है। ठोस द्रवों से धीमी गति से विसरित होते हैं, द्रवों के मुकाबले ठोस धीमी गति से फैलेंगे। अगला देखो, पोटेशियम सल्फेट के लिए निम्न में से कौन सा सही आणविक सूत्र है? पोटेशियम सल्फेट का आपको सूत्र पूछा है दोस्तों, तो पोटेशियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा? K2SO4 होगा। क्या होगा जी? K2SO4 होगा। बाकी
चक्कर में मत पड़ना कि ये पोटेशियम सल्फेट कई बार हमने पढ़ा भी है दोस्तों सूत्र के रूप में। अगला देखो, जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके बुझा चूना बनाते तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? जैसे आपको रिएक्शन भी दे रखा है नीचे, ये कैसी रिएक्शन आप खुद सोचो। तो आप देखो, इसको अगर मैं ए मान लूं, इसको मैं बी मान लूं, तो यहां पर क्या बन रहा है? सी बन रहा है। तो दो जुड़कर एक बना रहे हैं, ताप बाहर निकल रहा है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। तो ये रिएक्शन ऐसे बन रही है, ए प्लस बी से क्या बन रहा है? सी। जब दो जुड़कर एक बनाता है तो इसको संयोजन अभिक्रिया के नाम से हम जानते हैं जी। इसको क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। चलिए अंतिम सवाल, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के कौन से धातु लवण साबुन बनाने में उपयोग करते हैं? देखो सवाल के अंदर भी एक सवाल तैयार कर लो, साबुन के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। अब साबुन क्या है? साबुन एक साल्ट है। किसका साल्ट है? सोडियम या पोटेशियम का साल्ट है। तो सीधा उत्तर आएगा या तो सोडियम या पोटेशियम। तो पोटेशियम तो ऑप्शन नहीं है, तो सोडियम कर दो। तो ये थे दोस्तों, देख लो ओरिजिनल करने में मजा कितना आता है। मैंने आपको कहा था सवाल की लैंग्वेज को आप पकड़िए, अगर लैंग्वेज को नहीं पकड़ रहे हो ना तो फिर आप कहीं ना कहीं मात खा रहे हो। चलिए दोस्तों, टेस्ट पूरा लगाओ, कल मिलते हैं अगले जो आपका ओरिजिनल होगा उस पेपर के साथ, और किस तरीके के क्वेश्चन घुमावदार है, उसकी लैंग्वेज को हम अपनी भाषा में कैसे कन्वर्ट करें वो भी देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। और याद रखना, अभी कुछ टाइम बाद 9:15 बजे आ रहे हैं हम 50 सवालों के साथ। जय हिंद।